नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में विज्ञान में जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसके अंदर कार्यपत्रक 30 से आगे हम करेंगे। आपको पता होगा कि पिछले पार्ट्स में हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं और इसके साथ ही 2 आकलन पत्रक भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 30 से 38 के बारे में। उसके बाद में अपना वीडियो है आकलन पत्रक के लिए एक अलग से। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 31 के बारे में। यहाँ पर परमाणु और अणु के बारे में ये रहने वाला है, जिसके अंदर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, क्या अंतर होता है दोनों में। और कक्षा 7 के अध्याय 6 से यह टॉपिक लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, देखो, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। देखो, आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ सबसे पहले, उस जिससे आप कभी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पहचान पाओगे। देखो, दो चीज़ें याद रख लेना कि एक तो कोई नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले तो ये बात, नया पदार्थ बनना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अब परिवर्तन के बाद में जो पदार्थ बना है, क्या हम उसको पुनः प्रारंभिक पदार्थ में बदल सकते हैं? क्या हम उसको क्या कर सकते हैं? पुनः प्रारंभिक पदार्थ में बदल सकते हैं। तो इनके आधार पर आप बता सकते हो कि भौतिक होगा कि रासायनिक। अगर कोई नया पदार्थ बनता है और उसको पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन में कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बनी है तो उस पदार्थ को हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ में बदल सकते हैं भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। तो इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब कुछ उदाहरणों से देखो, परिभाषा भी नीचे दी गई है, उदाहरणों से देखो। सबसे पहले यहाँ पर मोम का पिघलना। देखो, मोम अगर पिघल गया तो पिघल कर क्या रहा? मोम ही तो रहा, कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए भौतिक होगा। जल में शक्कर को घोलना। जल में शक्कर घोलने से कोई नया पदार्थ नहीं बना, और हम अगर चाहें तो पानी को गर्म करके भाप बना के उड़ा देंगे और शक्कर को हम आराम से वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन होगा। भोजन का पाचन। अगर भोजन पच गया तो उससे नई नई चीज़ें बनेंगी, जैसे कि वसा अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, और उससे हम पुनः भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा। अलमारी में जंग लग गया और जंग से हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ लोहा नहीं बना सकते, इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन। कागज़ जल गया, राख बन गई, ऊष्मा निकल गई, अब हम उस ऊष्मा और राख से वापस लकड़ी या कागज़ नहीं बना पाते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। फलों का सलाद बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि फलों को हमने काटा एक बार के लिए तो कोई नया चीज़ नहीं बन गया। सेब को काटा तो वो रहा तो सेब ही, नया पदार्थ बना ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसकी पतली चादर बना, यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पीटने के बाद में भी वो एल्यूमिनियम ही रहेगा, सोना थोड़ी ना बन जाएगा। जल को उबालकर वाष्प बनाना। जल को उबाला है हमने, वाष्प बन गया। आपको लग रहा होगा ये रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल को उबालेंगे तो वह वाष्प है, वो भी H2O ही उसका फॉर्मूला है, और हम उस वाष्प से पुनः आराम से जल बना सकते हैं उसको ठंडा करके। कोयला और लकड़ी का जलना। जलना अगर किसी का भी है वो रासायनिक परिवर्तन में शामिल होगा। यहाँ पर हमने इनको लिख दिया है। भौतिक परिवर्तन कौन से होंगे? मोम का पिघलना, जल में शक्कर, फलों का सलाद, एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादर, जल को उबालकर वाष्प बनाना। और रासायनिक हो जाएंगे भोजन का पाचन, अलमारी में जंग, लकड़ी और कागज़ का जलना, कोयला और लकड़ी का जलना। सेकंड क्वेश्चन है, स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और सेकंड है, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें अगर लोहा, ऑक्सीजन और जल आपस में अभिक्रिया करेंगे, तीनों के तीनों, तो क्या बनाएंगे? जंग बनाएंगे, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो पहले मोम पिघलता है, मोम का पिघलना भौतिक होगा, बाद में वो मोम जलता है तो वो जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्यपत्रक 32 के बारे में देखते हैं। विषय वस्तु अपनी परमाणु और अणु ही रहने वाला है, और इसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 के अध्याय 6 से यह लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, सही और गलत बताना है आपको, जिसमें पहला है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है क्या? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि लकड़ी को काटा तो वो लकड़ी ही रही, इसलिए भौतिक है। मक्खन का बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पिघला ही तो है, भौतिक परिवर्तन ही है, नया पदार्थ नहीं बना। ठीक है, और इसके अलावा भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हाँ, नहीं है तो सही बात है। लोहा और जग एक ही पदार्थ है? ना ना, अलग है, अलग हैं।
लोहे का सूत्र होता है Fe और जंग का सूत्र होता है Fe2O3, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन देखते हैं, इनमें एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। नीचे कुछ परिवर्तन दिए गए हैं और देख करके बताएं कि क्या इन्हें वापस मूल स्वरूप में बदला जा सकता है। देख के बता देंगे। तो देखो, दूध का अगर दही बन गया तो उसको वापस से मूल रूप में नहीं बना सकते। कोयले का जलना, तो कोयले अगर जल गया कोयला तो उसको जलने के बाद में राख से वापस कोयला नहीं बना सकते हम, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। पानी में शक्कर घोलकर विलेन बनाना, तो ये हम वापस कर सकते हैं परिवर्तित। खिंचा हुआ रबर बैंड, ये भी हम वापस से उसको मूल रूप में ला सकते हैं। पानी से बर्फ़ बनाना, बर्फ़ से पानी बनाना, तो पानी से वापस बर्फ़ बना देंगे हम। जल को उबाल कर भाप बनाना और भाप से वापस पानी बना सकते हैं ठंडा करके। लोहे पर जंग लगना, इसको नहीं कर पाएंगे हम। तो देखो, इसके अंदर हम लिख देंगे वे परिवर्तन, सबसे पहले इस साइड में वे परिवर्तन जिनको मूल रूप में बदला जा सकता है, वो कौन से हैं? पानी में शक्कर घोलकर, खींचा हुआ रबड़, बर्फ़ से पानी, जल को उबालकर, इन सबको वापस से परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु दूध का दही बनना, कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, इनको वापस परिवर्तित मूल रूप में नहीं लाया जा सकता। कार्यपत्रक 33 देखिए आप, परमाणु और अणु ही है, अम्ल, क्षार एवं लवण है। कक्षा 7 के अध्याय 5 से लिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई सारणी में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इन सबको स्वाद के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। स्वाद में मतलब 3 स्वाद दिए गए हैं आपको, एक तो खट्टा स्वाद, एक कड़वा स्वाद और बाकी बच गया वो अन्य स्वाद। तो देखो, खट्टे स्वाद किस किस का होगा? नींबू का रस, इमली और संतरा और कच्चा आम और दही और आंवला, इन सब का खट्टा पदार्थ खट्टा स्वाद होगा, मतलब 6 प्रकार के हैं। इनको हम इस साइड में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में स्वाद में कड़वा कौन कौन सा होगा? तो कड़वा तो एक तो करेला होता है, एक नीम का पत्ता होता है। ठीक है, बच गई एक ये मिठाई, इसको हम क्या करेंगे? अन्य स्वाद में लिख देंगे। मिठी होती है ना मिठाई तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 2 है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। सभी क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? तो हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, सभी अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? तो हम बोलेंगे अम्ल है वो H+ आयन देते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या क्या बनाते हैं? जल तो बनाते ही हैं, साथ में लवण और बनाते हैं। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? हमारे अमाशय में HCl अम्ल स्त्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हिंदी में लिख लेना आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है ये क्षार है, दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? दोनों आपस में मिलकर के 2 चीज़ें बनाते हैं, एक तो लवण और एक जल। लवण कौन सा? सोडियम क्लोराइड, जो अपना साधारण नमक होता है, और जल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार्यपत्रक 34, परमाणु एवं अणु, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में ही है। कक्षा 7 के अध्याय 5 से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्न पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले अम्लों के आधार पर मिलान कीजिए। देखो, सिरका होता है, इसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू होता है, इसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, इसको सीट्रिक अम्ल भी बोलते हैं कई बार। इमली हो चाहे कच्चा आम हो चाहे अंगूर हो, इसके अंदर टार्टरिक अम्ल होता है। जो टमाटर होता है ना, उसके अंदर भी टार्टरिक अम्ल होता है। दही की बात करें तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और इसमें दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। सेब के अंदर होता है मेलिक अम्ल। ठीक है, पालक के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल, और सोडा वाटर के अंदर कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इस तरीके से मिलान कर देंगे आराम से। देखो, नेक्स्ट आपको कुछ बातें बोली गई है कि निम्न क्रियाकलाप शिक्षक की मदद से कीजिए, पहली बात तो ये, और परीक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर भी देने फिर आपको। देखो, क्रियाकलाप 1 है कि एक परख नली या फिर आपको प्याला ले लेना है, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल लेना है और 2 चम्मच पानी डाल देना है, और इसमें फिर नीला लिटमस पत्थर डालना है। आप क्या देखते हो? परीक्षण क्या देखते हो? हम बोलेंगे कि जो नीला लिटमस है वो लाल रंग का हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है उसका। अब उक्त विलेन में लाल लिटमस पत्थर डालो, तो भाई लाल लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और निष्कर्ष क्या निकला इस बात से? निष्कर्ष ये निकाला हमने कि जो ये अम्ल था, कि जो ये नींबू था इसमें अम्ल था, वो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, परंतु लाल को नीला नहीं कर पाता, लाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसलिए एक सूत्र बन गया, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये याद रखना, अनील। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो, निष्कर्ष हमने निकाल दिया कि खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं जैसे कि अम्ल, वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्रियाकलाप 2 देखो, एक परत नली लेना है, उसमें साबुन का पानी लेना है अब की बार, और उसमें अब की बार नीला लिटमस पत्थर डालना है सबसे पहले। ठीक है, नीला लिटमस डालेंगे तो अब की बार ये नीले लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साबुन है वो क्षार होता है,
और वह नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब उस विलयन के अंदर लाल लिटमस पत्थर और डाल के देख लो, हम देखेंगे कि जो ये साबुन का घोल है मानी कि क्षार है, ये लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है, अर्थात ये लाल लिटमस डालने पर इसका रंग नीला हो जाता है। निष्कर्ष ये निकाला कि जो ये साबुन का घोल मतलब क्षार था, ये क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका मतलब एक और सूत्र बन गया छालनी। ठीक है, कार्यपत्रक 35 पर आ जाओ। परमाणु और अणु ही रहने वाला है, इसके अंदर हम अधिगम बिंदु धातु एवं अधातु रहेगा। कक्षा 8 के अध्याय 4 से यह लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 देखो, निम्न सारणी की पूर्ति कीजिए कि वह वस्तु किन पदार्थों से बनी हुई है। आभूषण किससे बने हुए होते हैं? धातुओं से बने होते हैं। कौन सी धातु? सोना और चांदी। टेबल और कुर्सी किससे बने होते हैं? अधातु। कौन से? लकड़ी, प्लास्टिक, इनसे बने होते हैं। भगोनी मतलब कढ़ाई जो होती है वो धातु की बनी होती है। कौन सी धातु? लोहे से बनी होती है। इसके अलावा जो कोयला होता है वो अधातु है, कोयला में कार्बन पाया जाता है। पेंसिल की नोक अधातु से बनी होती है, ग्रेफाइट उसका होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे एक और नाम लिख लेना। उसके बाद में थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर के अंदर धातु होता है। कौन सा धातु? पारा होता है, तभी तो वो अपना टेम्परेचर नाप पाता है। वैसे अगर बोला जाए थर्मामीटर बना होता है वो कांच की परख नली से बना होता है। निम्न सारणी को शिक्षक की सहायता से पूरा कीजिए। देखो मेरी बात सुनो पहले आप। जो धातु होंगे उसमें लगभग ये सारे गुण पाए जाएंगे और जो अधातु होंगे उसमें वो गुण नहीं पाए जाएंगे। इसमें एक अपवाद आता है सोडियम, उसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये सभी धातु हैं, इसलिए इनमें सब में, आयरन में ये सभी गुण पाए जाएंगे। ठीक है, कॉपर में भी ये सारे गुण पाए जाएंगे। एल्यूमिनियम भी धातु है तो उसमें सारे गुण पाए जाएंगे। ठीक है, कार्बन अधातु है इसलिए इसमें ये सारे गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सोडियम जो होता है वो दिखने में चमकदार तो होता ही है। देखो मैं यहाँ पर स्लाइड लगा देता हूँ, उसमें देखो आप चमकदार दिख रहा होगा। कठोर नहीं होता क्योंकि उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आघातवर्धक भी नहीं होता, पीट कर पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। विद्युत चालकता का मतलब ये सुचालक होता है। ठीक है, ध्वनिकता, पीटने पर इसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तन्यता मतलब इसको खींच कर लंबे तार नहीं बनाए जा सकते सोडियम से। अब बात करते हैं सल्फर और फास्फोरस की। ये अधातु हैं तो इसमें सारे गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस में भी ये सारे गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, सिल्वर क्या है? सिल्वर एक धातु है इसलिए सिल्वर में ये सारे गुण पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको टिक लगा लेना। चलो नेक्स्ट कार्यपत्रक 36 के बारे में, 36 के बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो, निम्न पदार्थों को उनके उपयोग के आधार पर मिलान करना है। गोल्ड का उपयोग किस लिए करते हैं? हम आभूषण बनाने के लिए। आयरन, लोहे का उपयोग हम मशीनें बनाने के लिए करते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बर्गर को एक पन्नी के अंदर लपेट के देते हैं, वो पन्नी एल्यूमिनियम की होती है। कार्बन का उपयोग कहाँ पे होता है? ईंधन के रूप में, मतलब कार्बन लकड़ी में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है, तो वो ईंधन के रूप में आते हैं। कॉपर का उपयोग हम करते हैं बिजली के तार बनाने के लिए। मरकरी का उपयोग हम करते हैं थर्मामीटर, मरकरी मानी पारा का उपयोग करते हैं हम थर्मामीटर के अंदर। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था ये। प्रश्न नंबर 2 देखो, निम्न लिखित धातु एवं अधातु के प्रतीक चिन्ह लिखो। सबसे पहले तो ये पूछा आपसे, देखते हैं आपको कौन कौन से आते हैं। गोल्ड का प्रतीक होता है ओरम, AU। सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, पोटेशियम को K से दर्शाते हैं, मरकरी को Hg से, सिल्वर को Hg से, कॉपर को Cu से दर्शाते हैं। कार्बन का प्रतीक C होता है, आयरन का प्रतीक फेरस, गंधक का सल्फर, सल्फर को ही कहते हैं, कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन का O होता है प्रतीक, फास्फोरस का P होता है। ये फास्फोरस पौधों के लिए ज़रूरी होता है, गंधक भी ज़रूरी होता है, मतलब सल्फर भी ज़रूरी होता है पौधों के लिए। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाई इनको अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये वायु से अभिक्रिया कर लेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मुक्त करेंगे, जिसके कारण वो आग पकड़ लेते हैं। इसलिए वायु से बचाने के लिए उनको तेल में डुबो के रखते हैं। इसके अलावा खट्टे खाद्य पदार्थों को एल्यूमिनियम के पात्र में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि खट्टे पदार्थों में भाई अम्ल पाया जाता है और वो अम्ल जो है वो एल्यूमिनियम धातु से क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, और विषैले लवण बना देगा। अगर हम उस बर्तन में से निकाल के फिर वो सामान खाने की कोशिश करेंगे तो वो लवण जो विषैले वो भी हमारे पेट में जाएंगे और नुकसान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक इन्हीं 2 धातुओं के नाम बताइए। अधातुओं के नाम बताने हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, फास्फोरस भी ज़रूरी होता है, आप सल्फर भी लिख सकते हो। ठीक है, कार्यपत्रक 37 देखो, परमाणु और अणु के अंदर धातु और अधातु के बारे में रहने वाला है, कक्षा 8 के अध्याय 4 से लिया गया है। आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 है, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा। निम्न में से
उपधातु कौन सी है? उपधातु वो होती है जिसमें धातुओं के भी थोड़े से गुण होते हैं और अधातुओं के भी थोड़े से गुण होते हैं, वो होती है सिलिकॉन। इसके अलावा जर्मेनियम, ठीक है, ये भी आपके उपधातु में आती है। वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो तो सोडियम है भाई अपना। इसके अलावा पोटेशियम भी होता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही है, लेकिन पोटेशियम का नाम यहाँ पे है नहीं, तो सोडियम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वह धातु जिसे पीट कर पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है, कौन सी धातु है ऐसी? तो ये तो देखो तीनों के तीनों अधातु हैं, जिंक बच गया, ये सही आंसर हो जाएगा। वह अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन से बना होता है, फिर भी यह विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट है, वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन वाटर। आयोडीन जो होती है ना, आयोडीन, ये चमकीली अधातु होती है, याद रखना इस बात को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, धातु उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, सही बात है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका सूत्र MgO होता है। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जिसका सूत्र SO2 होता है। कार्यपत्रक 38 प्रश्न नंबर 1 देखो, निम्नलिखित वक्तव्य को सही और गलत में बताना है आपको। तो पहला है, अधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती है, सही बात है। सुचालक कौन होता है फिर? धातुएं होती हैं। धातुएं सुचालक होती है और अधातुएं कुचालक होती हैं, तो ये बात सही है। कोयले को खींचकर तार में बदला जा सकता है, बच्चा ही बता देगा, ये बात तो गलत है। धातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है, नहीं साहब, धनात्मक होती है। अधातुओं में चमक होती है क्या? ना ना, अधातुओं में चमक नहीं होती, केवल एक अधातु ऐसा है आयोडीन, उसको छोड़कर सारी अधातुएं चमकहीन होती हैं। ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है, हाँ बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, और इसमें आपको कारण बताने हैं। कारण क्या बताना है कि तांबे के पात्र का काला पड़ जाना क्यों होता है? तांबे का पात्र काला क्यों पड़ जाता है कुछ दिनों के बाद में, अगर उसको रख देते हैं तो? क्योंकि तांबा है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और इस कॉपर ऑक्साइड के कारण ही उसका रंग काला पड़ जाता है, क्योंकि उसके बर्तन के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाएगी। ये तो इसका यहाँ पर जवाब होगा। लेकिन एक नई चीज़ आपको बताता हूँ, देखो ये स्लाइड देखो आप, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कॉपर है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि हरे रंग की परत बनाते हैं। कॉपर क्या होता है आपका? तांबे का बर्तन नहीं होता, उस तांबे का बर्तन की ही बात हो रही है, उसके ऊपर हरे रंग की परत जमती है, ना कि काले रंग की। तो हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट के कारण और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण बनती है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न आपका थोड़ा गलत दिया गया है, या तो इसको ऐसा करना चाहिए था कि यहाँ काले की जगह हरा रंग लिखना चाहिए था। और काला कौन पड़ता है? काला पड़ता है सिल्वर, चांदी। तो या तो इसको चेंज करते, सिल्वर करते, इसकी जगह ये करते, तब ये प्रश्न सही होता। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी के लिए यही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कटे हुए सेब का थोड़ी देर बाद में भूरा पड़ना, क्यों पड़ जाता है वो भूरा? क्योंकि देखो सेब में आयरन उपस्थित होता है, तो सेब में उपस्थित आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और यही आयरन ऑक्साइड भूरे रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। लोहे की फाटक पर जंग क्यों लग जाता है? देखो लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से और नमी से अभिक्रिया करके भूरे रंग का पदार्थ बनाता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, और यही आयरन ऑक्साइड जंग है, इसका निर्माण कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन और नमी के कारण ही उसके ऊपर जंग लग जाता है। नेक्स्ट देखो, उस अधातु का नाम बताना है जिसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अधातु का नाम बताना है आपको। अधातु वो आयोडीन है, इसका उत्तर यही है, छोटा सा ही, लेकिन आगे और 2-3 लाइनें दी गई है। तो देखो इसमें आयोडीन है वो संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और जिससे कि संक्रमण रुक जाता है, इसलिए हम उस आयोडीन का जो पानी होता है उसको हम यूज़ करते हैं घावों के ऊपर। एक चीज़ और बता दें आपको, जो ये प्लेलिस्ट है इसके अंदर सभी वीडियो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हो कि आगे के वीडियो आपको सबसे पहले उनकी जानकारी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।